सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। आई एम अ थर्ड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट। सो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि काउंसलिंग का पूरा प्रोसीजर क्या रहता है। एमसीसी की जो काउंसलिंग हमारी स्टार्ट होने वाली है कल से 14 अगस्त से जो आपकी एमसीसी की काउंसलिंग होगी उसमें आपके क्या पूरे स्टेप्स रहते हैं, स्टेप टू स्टेप हम पूरी बात करेंगे। जितने भी बच्चे पार्टिसिपेट करना चाहते हैं ऑल इंडिया कोटा के लिए और या फिर अपनी स्टेट की काउंसलिंग में भी कर रहे हैं तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। इसमें हमने सारी चीज़ें डिस्कस की हुई हैं, पूरी चीज़ें बताई हुई हैं कि आपके राउंड फर्स्ट से लेकर सारे स्ट्रे राउंड तक जो है पूरा क्या प्रोसीजर रहता है, कौन से स्टूडेंट जो है राउंड 1 से राउंड 2 में जा सकते हैं और कौन से राउंड 2 में से राउंड 3 में जा सकते हैं, कब जो है स्ट्रे वैकेंसी में हम पार्टिसिपेट कर सकते हैं और कब हमारी फ्रेश रजिस्ट्रेशन होती है। ठीक है, ये सारी डिस्कशन की जाएगी। साथ में आपको बताया जाएगा कि ये सिक्योरिटी फी जो होती है इसका क्या सीन रहता है, ये कब रिफंडेबल होती है और कब रिफंडेबल नहीं होती, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, इसमें हम पूरा आपको बता देंगे। जितने भी लोग एमबीबीएस, बीडीएस या बीएससी नर्सिंग के लिए पार्टिसिपेट करेंगे, क्योंकि ऑल इंडिया कोटा की जो काउंसलिंग होगी एमसीसी के थ्रू, वो सब जो है इस वीडियो को बहुत ही अच्छे से देखें और बहुत ही क्लियरली वे में आपको यहाँ पर समझाया जाएगा, क्योंकि मैंने बहुत सारी मेहनत करके पूरी स्लाइड्स आपके लिए यहाँ पर तैयार की हुई है। ठीक है, सब कुछ यहाँ पर बताया हुआ है कि राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 में सब में क्या चीजें होती हैं और कैसे प्रोसीजर फॉलो होते हैं, सब स्टेप यहां पर कवर किए गए हैं। ठीक है, जैसे कि आपको पता है कि नीट 2024 की काउंसलिंग जो होती है उसमें ऑल इंडिया कोटा 15% होता है और स्टेट काउंसलिंग होती है। दो तरह से यहां पर काउंसलिंग होती है, एक एमसीसी करवाती है, एक स्टेट अपनी कोटा की जो काउंसलिंग होती है वो करवाती है। हम यहां पर अगर हम बात करें एमसीसी की जो काउंसलिंग होती है वो कौन कौन से इंस्टीट्यूट में होती है उनकी अगर हम बात करें तो यहां पर 15% ऑल इंडिया कोटा जितनी भी आपकी स्टेट में होते हैं, 15% सीट जो होती हैं वो आपकी बाहर के स्टूडेंट्स को दी जाती है, जो बाहर की स्टेट्स की होती हैं। अपनी स्टेट वाले भी उस 15% में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। मतलब मान लो अगर किसी कॉलेज में 100 सीट्स हैं, ठीक है, तो उनमें से जो 15 सीट्स होंगी वो आपको ऑल इंडिया कोटा 15% में चली जाएंगी और जो 85% सीट्स होंगी, जो 85 सीट्स होंगी वो आपकी स्टेट काउंसलिंग में चली जाएंगी। ठीक, उसके बाद अगर हम बात करें 15% ईएसआईसी जो इंस्टीट्यूट्स होते हैं उनमें भी 15% सीट जो होती हैं वो आपकी एमसीसी फिल कराती है। उसके बाद डीयू और जो आईपीयू यूनिवर्सिटीज होगी उनमें भी 15% सीट्स जो होती है फिल कराती हैं और 100% डीम्ड यूनिवर्सिटी की सीट्स जो आती हैं वो भी यहां पर फिल होती हैं एमसीसी के थ्रू। एएफएमसी की सीट जो होती है वो भी एमसीसी करवाती है। उसके बाद 100% एम्स की सीट हो गई या बीएचयू या एएमयू की 100% सीट या जिपमर की 100% सीट, ये सभी सीट्स जो होती हैं ऑल इंडिया कोटा जो एमसीसी की काउंसलिंग होती है उसमें फिल कराई जाती है। ठीक है, तो वीडियो में मैं आपको सारी चीजें डिटेल में बता रहा हूं। यहां पर मैं आपको बताऊंगा कि राउंड 1 जो होता है, राउंड 2, राउंड 3 और स्टे वैकेंसी में काउंसलिंग का पूरा प्रोसेस क्या रहता है, स्टेप टू स्टेप आपको बताया जाए, हर एक स्टेप यहां पर बताया जाएगा। साथ में यह बताया जाएगा जैसे कि आपको पता है कि कभी-कभी यहां पर 6 राउंड चले जाते हैं। क्यों 6 राउंड लास्ट ईयर गए थे 2023 में, क्योंकि लास्ट के 2 राउंड जो होते हैं वो बीडीएस और नर्सिंग की काउंसलिंग में जो पार्टिसिपेट कर जो मतलब अगर सीट्स लेना चाहते थे वो राउंड 6 तक भी चला जाता है कभी-कभी। ठीक है, तो डिपेंड करता है कि सीट की वैकेंसी कितनी है उसके बेसिस पर। क्लियर हो गया? तो उससे पहले मैं आपको बताऊं कि काउंसलिंग में आपको दिक्कत आ रही है, काउंसलिंग में समझ नहीं आ रही है कि कैसे करना है प्रॉपर, अगर आपको गाइडेंस चाहिए, ठीक है, पूरा एक बेस्ट काउंसलर के अगर सच में हो आप, तो उसके लिए मैंने आपको यहां पर गवर्नमेंट या प्राइवेट दोनों कॉलेजेस के लिए मैंने यहां पर एक काउंसलर आपको रिकमेंड कर रहा हूं, जिसको आप फॉलो करो, जिसकी आप मेंटोरशिप बाय करो, गाइडेंस प्लान लो और उसके बाद जो है अपनी पूरी हेल्प जो है करवा सकते हो उससे। उसमें आपको अगर ऑल इंडिया कोटा या स्टेट की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है, दोनों में आपको हेल्प करने वाला है, वो पूरी काउंसलिंग की हेल्प करेगा, गाइडेंस प्रोवाइड करेगा। 24/7 आप उससे कॉल कर सकते हो, व्हाट्सएप पे बात कर सकते हो। ठीक है, आपकी जब तक एडमिशन होती है कॉलेज में तब तक आपके लिए काउंसलिंग प्लान वैलिड रहेगा और आप इससे पूरी गाइडेंस ले सकते हो। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में ये पूरी आपकी हेल्प करने वाला है। जितनी भी प्रेफरेंस लिस्ट होती है आपकी ऑल इंडिया कोटा के लिए, हर एक स्टूडेंट की अलग-अलग प्रेफरेंसेस होती है तो वो आपको बना के देगा और स्टेट कोटा के लिए भी बेस्ट प्रेफरेंस लिस्ट बना के देगा। बॉन्ड सर्विस की इंफॉर्मेशन मांगना चाहते हो कि किसी स्टेट में बॉन्ड होता है, कितना होता है, वो सारी इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करेगा, उसी हिसाब से आपको प्रेफरेंस लिस्ट बना के देगा और कॉलेज फीस, इंफॉर्मेशन, रैंकिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर सारी डिटेल देगा। पर्सनल कांटेक्ट आपको मिलेगा, उससे कभी भी बात कर सकते हो और डॉक्यूमेंट इंस्ट्रक्शन भी प्रोवाइड करेगा। व्हाट्सएप कांटेक्ट उसका ये है, आप यहां पर व्हाट्सएप कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो और आपको क्यूआर ये दिया गया उस पर पेमेंट करनी है और यहां पर स्क्रीनशॉट भेजना है, उसके बाद आप इनरोल हो जाओगे और कभी भी गाइडेंस उससे ले सकते हो। गवर्नमेंट एमबीबीएस, बीडीएस, आयुष, वेटनरी, नर्सिंग की जो भी काउंसलिंग है उनके लिए प्राइस जो है वो 899 है। इतनी कम प्राइस में आपको इंडिया में कोई भी गाइडेंस प्रोवाइड नहीं करता और जो प्राइवेट और डीम्ड यूनिवर्सिटी के लिए अगर आप पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो उसकी प्राइस जो है 1299 रखी गई है। ठीक है, तो ये पर्सनलाइज्ड काउंसलिंग गाइडेंस प्लान है, आप यहां पर बहुत ही बेस्ट तरीके से यहां पर आपको सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बताते हैं आपको यहां पर कि अपनी जो काउंसलिंग रहती है उसमें क्या-क्या स्टेप्स आते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें कि जो हमारी काउंसलिंग है उसका शेड्यूल आपको पता होना चाहिए। एमसीसी की वेबसाइट पर लिखा हुआ है पूरा, वहां पर पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो आप। 14 अगस्त से 15, ठीक है, 14 से 20 तक आपकी रजिस्ट्रेशन चलेगी और पेमेंट का प्रोसेस चलेगा। चाहे सीटिंग आपकी 16 से 20 तक स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, प्रोसेसिंग ऑफ सीट अलॉटमेंट फर्स्ट राउंड की पूरी डिटेल यहां पर लिखी हुई आप पढ़ सकते हो। ठीक है, पीडीएफ में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप डाउनलोड कर सकते हो और एमसीसी की वेबसाइट भी पड़ी हुई है। तो मेरा यहां पर मोटिव आपको सारी चीजें समझाना, स्टेप टू स्टेप स्टेप्स क्या रहते हैं काउंसलिंग में, डेट तो आपको पता है। ठीक है, तो बात करते हैं हम यहां पर काउंसलिंग फीस की। जो फीस रहती है आपकी काउंसलिंग फी, मतलब जब आप रजिस्ट्रेशन करते हो, ठीक है, अब जब मतलब पूरी राउंड 1 में, राउंड 2 में या जितनी भी पार्टिसिपेशन है उनमें फीस क्या रहती है, कितनी रिफंडेबल फीस होती है, कितनी नॉन रिफंडेबल फीस होती है, वो सारी बात करेंगे। जैसे अगर हम बात करें 15% ऑल इंडिया कोटा और डीम्ड और सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो होती हैं, इनमें अगर हम बात करें, इनमें जो नॉन रिफंडेबल फीस रहती है, रजिस्ट्रेशन फी जो होती है वो कितनी होती है पहले वो बात कर लेते हैं। इसमें अगर हम बात करें जो जनरल स्टूडेंट्स होते हैं उनमें 1000 फी होती है जो हमारी नॉन रिफंडेबल होती है, जो आपको रिफंड नहीं होती है, रजिस्ट्रेशन फी होती है। एससी, एसटी और ओबीसी और पीडब्ल्यूडी के लिए जो फी रहती है वो आपकी 500 फी रहती है। तो मैंने आपको ये बताया यहां पर कि आपकी जो नॉन रिफंडेबल फी होती है वो कितनी होती है, जनरल के लिए 1000 और एससी, एसटी, ओबीसी, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए 500 होती है। और रिफंडेबल जो सिक्योरिटी डिपॉजिट होती है अपनी, जो रिफंड हो जाती है बाद में, सिक्योरिटी फी जो होती है वो कितनी है। जनरल स्टूडेंट्स के लिए अगर हम बात करें जो अनरिजर्व कैटेगरीज के हैं उनकी 10000 जो होती है आपके पास रिफंडेबल फी होती है। और अगर बात करें एससी, एसटी, ओबीसी,
एनसीसी पीडब्ल्यूडी उनकी जो होती है वो रिफंडेबल फी होती है 5000। तो ये आपके किसके लिए है, ये आपकी अगर रिफंडेबल सिक्योरिटी फी है, मतलब आपकी जो रिफंड हो जाती है बाद में, ठीक है। आप किस केस में रिफंड नहीं होती वो जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत सारा यहाँ पर आपके साथ धोखा हो सकता है अगर आपने वो चीज ना फॉलो की, क्योंकि रिफंड करना, रिफंडेबल फीस जो होती है वो कभी कभी रिफंड नहीं होती, वो कौन से केसेस में नहीं होती वो भी यहाँ पर आपको बताया जाएगा, ठीक है। अगर हम बात करें डीम्ड यूनिवर्सिटी के लिए, उसकी जो रजिस्ट्रेशन फी रहेगी आपकी वो 5000 रहेगी, और जो उसमें रिफंडेबल फी रहेगी, जो सिक्योरिटी फी रहती है वो आपकी 2 लाख रहेगी। अब ये 2 लाख कब वापस आता है, कब नहीं आता, कब रिफंड होता है, कब नहीं रिफंड होता, उसके लिए जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। पूरा वीडियो को देखिए, क्योंकि मैंने यहाँ पर बीच में बताया कि ये रिफंडेबल कब होती है और कब नॉन रिफंडेबल होती है, ठीक है। तो अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट कि जैसे आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होता है सबसे पहले, जैसे आपकी मतलब 14 अगस्त है, ठीक है, 14 अगस्त को आपको साथ में मैं डेट बताता चलूंगा, 14 अगस्त को आपकी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, वो होता है ऑनलाइन, ठीक है। अब कौन सी वेबसाइट पे, वो एमसीसी की वेबसाइट पे होगा। फी जो पेमेंट वहां पर क्या करना पड़ेगा आपको, फी पेमेंट करनी पड़ेगी थ्रू ऑनलाइन मोड, नेट बैंकिंग हो गया, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या यूपीआई से पे कर सकते हो। रजिस्ट्रेशन में बेसिकली आपको अपनी डिटेल्स डालनी है, एकेडमिक डिटेल्स डालनी है, नीट की डिटेल डालनी है, ठीक है। यूज करो सेम मोबाइल नंबर और ईमेल जो आपने दिया था एनटीए को एप्लीकेशन फॉर्म भरते हुए, जब नीट का एप्लीकेशन फॉर्म लगा था एग्जामिनेशन के लिए, जब एग्जाम के फॉर्म्स निकले थे, तब जो आपने मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दी थी वो वाला यहाँ पर देना है। बात करें कि हमारा स्टेप 2 क्या होता है। स्टेप 1 तो हमारा रजिस्ट्रेशन था, तो स्टेप 1 हमारा क्या था, हमारा स्टेप 1 था रजिस्ट्रेशन, ठीक है जी। तो नेक्स्ट हमारा आता है स्टेप 2। स्टेप 2 में क्या आता है, स्टेप 2 में आपके पास चॉइस फिलिंग आती है। चॉइस फिलिंग कैसे करनी है वो बताते हैं आपको। इसकी अगेन अगर किसी को प्रेफरेंस लिस्ट बनाने में दिक्कत आ रही है तो आप हमारा पर्सनल मेंटोर जो है वो ले सकते हो। उसकी प्राइस हमारे 899 है। पेड काउंसलिंग करवाएगा, आपको पूरी हेल्प करेगा और चॉइस फिलिंग में आपकी पूरी मदद करेगा, प्रेफरेंस लिस्ट बना के देगा, ठीक है। एमबीबीएस, बीडीएस और नर्सिंग जितने भी हो गए उन सब के लिए। स्टेप 2 हमारा होता है काउंसलिंग का चॉइस फिलिंग, जिसमें करते हैं हम, उसमें हम क्या करते हैं, एमबीबीएस बीडीएस के लिए हम पूरी चॉइस फिलिंग करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम टॉप कॉलेज रखते हैं, फिर उसके बाद वाले, फिर उसके बाद वाले कॉलेज, फिर सबसे नीचे हम लो रैंक वाले कॉलेज रखते हैं। पूरी प्रेफरेंस लिस्ट जो आपको तैयार करनी होती है सभी कॉलेजेस की, वो किस बेसिस पर करनी होती है, देखो रैंकिंग देखो, कॉलेजेस की स्टैब्लिशमेंट ईयर देखो, कट ऑफ देखो, उसका लास्ट ईयर का इंफ्रास्ट्रक्चर देखो, सबसे मेन चीज है, और हॉस्पिटल और पेशेंट फ्लो देखो, ठीक है। ये चीज हमें देखनी होती है हर एक जितने भी हमारे कॉलेजेस होते हैं, गवर्नमेंट कॉलेजेस होते हैं, उनमें हम ये सारी चीजें देखते हैं। चाहे प्राइवेट कॉलेज भी कर रहे हो तो उसमें भी आप ये सारी चीजें, मैथ्स देखो, उसका हॉस्टल देखो, सब चीजें फैसिलिटीज देख के आपको रैंक लिस्ट बनानी होती है, ठीक है। रैंकिंग मैटर करती है, वो बहुत जरूरी है हर एक कॉलेजेस की। तो उसके लिए आपको पेड काउंसलिंग हमारा लेना पड़ेगा, जिसमें आपको पूरी पूरी डिटेल में आपको प्रेफरेंस लिस्ट बना के दी जाती है, हर एक चीज बताई जाती है और बेस्ट प्रेफरेंस लिस्ट दी जाएगी टॉप से लोअर कॉलेजेस की तरफ। हर एक स्टूडेंट के लिए अलग अलग आइडियाज लेके हमने पूरी वो प्रेफरेंस लिस्ट बनाई है, तो आप उसको जरूर लें। उसकी जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो आपको मैं दे देता हूं, 9086647781। यहाँ पर स्क्रीन पर शो भी हो रहा होगा, आप वहां पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो और उनसे बात करके पेड काउंसलिंग लेके आप प्रेफरेंस तैयार करवा सकते हो। जो हमारे पास नेक्स्ट होता है चॉइस जो हमने फिल की है उन्हें लॉक करना पड़ता है। अगर लॉक नहीं करते हो तो वो जब तक टिल डेट रहती है, हमारी लास्ट डेट जब तक होती है तब तक ये खुद ऑटो लॉक भी हो जाता है, और अगर आपने लॉक कर दिया बाद में उसे चेंज नहीं कर सकते हो इस डेट से पहले पहले, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि नेक्स्ट हमारा स्टेप 3 क्या रहता है। स्टेप 3 हमारा रहता है सीट अलॉटमेंट का। इसमें ये एक ऑटोमेटिक प्रोसेस है। इसमें बेसिकली क्या होता है कि आप किस तरह से सीट अलॉटमेंट करता है, ये जो आपकी जो हमारी एमसीसी की काउंसलिंग होती है, इसमें सीट अलॉटमेंट का प्रोसेस क्या होता है। वहां पर आपकी रैंक देखी जाती है, कैटेगरी रिजर्वेशन देखी जाती है और चॉइस फिलिंग देखी जाती है, ठीक है। रैंक आपके पास है, कैटेगरी रिजर्वेशन में, चॉइस फिलिंग में गलती कर दी ना आपने तो भैया आपको अच्छे अच्छे कॉलेज भी नहीं मिल पाएंगे, ठीक है। तो स्टेप 4 जो हमारा रहता है वो ये रहता है कि आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने पड़ते हैं। डॉक्यूमेंट्स कहाँ अपलोड करने, जैसे ही आपको कॉलेज अलॉटमेंट होता है तो आपने फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए आप जाओगे कहां पे, अपने कॉलेजेस में जो आपको कॉलेज अलॉट हुआ है वहां पे। अगर आपने किसी ने एडमिशन राउंड 1 में लेनी है तो आप फिजिकल वेरिफिकेशन करवाएंगे, अपनी डॉक्यूमेंट्स की रिपोर्टिंग करोगे कॉलेज में, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी, फी पेमेंट करोगे। वहां पर जो एडमिशन फी, ट्यूशन फी रहती है वो आपने पे करनी है। और वहां पर अगर मान लो किसी ने अपग्रेडेशन के लिए अप्लाई करना है तो वो वाला क्या कर सकते हो आप, वहां पे अपग्रेडेशन का फॉर्म फिल कर सकोगे, ठीक है। फिर वो कॉलेज वाले आपको आगे बोनाफाइड सर्टिफिकेट दे देंगे, तो आपको अपग्रेडेशन के लिए अप्लाई वहां पर कर देना है अगर आपने अपग्रेड करना है उस कॉलेज में से। स्टेप 5 आपका यही है कि आपको एडमिशन वगैरह वहां पे हो जाएगी जब आप करोगे तो। नेक्स्ट स्टेप क्या भाई, अब आती है मेन खेल। मेन खेल अब है, अब ये चीज है कि राउंड 1 क्या चीज है, राउंड 2 में क्या होता है, राउंड 3 में क्या होता है, राउंड 4 में क्या होता है, पूरी चीजें डिस्कस करूंगा। देखो राउंड 1 में आपको अगर मान लो कि सीट अलॉट हो गई है, ठीक है, तो आपको कॉलेज में रिपोर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। विद इन 1 वीक आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा, वो डेट देंगे आपको। सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स जो है वहां पर सबमिट कराने पड़ेंगे और फिर उसके बाद आपको कॉलेज की फी जो है वो पे करनी पड़ेगी, ठीक है। जैसे कॉलेज की फी पे करी, अब वहां पर आपकी एडमिशन हो गई, ठीक है। अब वहां पर मान लो आपने अगर अपग्रेड करना है तो आपने वहां पर अपग्रेडेशन के लिए पूछना है, ठीक है। क्या करना है आपने, अपग्रेडेशन के लिए पूछना है, और वहां पर अपग्रेडेशन का फॉर्म फिल करोगे तो आपको एक बोनाफाइड सर्टिफिकेट मिल जाएगा, जिससे आप क्या करोगे, ऑल इंडिया में कहीं भी जाकर एडमिशन ले सकते हो अगर आपको सेकंड राउंड में कहीं कॉलेज अलॉट होता है तो, ठीक है। तो मान लो जैसे आपने अपग्रेडेशन के लिए अप्लाई किया तो वो आप फिर मतलब इंटर कर जाओगे राउंड 2 की काउंसलिंग में। अब राउंड 2 में और कौन कौन पार्टिसिपेट कर सकता है, अगर मान लो किसी को सीट ही नहीं अलॉट हुई, अगर किसी को सीट अलॉट ही नहीं हुई तो वो राउंड 2 में पार्टिसिपेट करेगा। और अगर किसी ने रिपोर्ट भी नहीं किया, मान लो उसको सीट तो अलॉट हुई है लेकिन उसने रिपोर्ट नहीं किया कॉलेज में, तो उसके लिए ये रहेगा, उसके लिए अब सीट रिजर्व नहीं रहेगी। जिस बंदे ने एडमिशन ले ली है उसके लिए सीट पिछले कॉलेज में रिजर्व रहेगी। मान लो अगले राउंड में नहीं मिली तो उसको पिछले वाले राउंड की जो सीट मिली थी वही रहेगी, रिजर्व रहेगी। और जिसने रिपोर्ट नहीं किया उसका ये नुकसान है कि उसको रिजर्व सीट नहीं मिलेगी। जो मतलब मान लो कि यार किसी को कॉलेज मिला था वो उसमें इंटरेस्टेड नहीं है तो वो अब रिपोर्ट नहीं करने जाएगा, तो उसके लिए वो वाले कॉलेज की सीट रिजर्व नहीं रहेगी, ठीक है। तो वो क्या करेगा, वो फिर अब राउंड 2 में
दोबारा पार्टिसिपेट करेगा। ठीक है, तो मैंने बता दिया राउंड 1 से राउंड 2 का क्या आपकी जर्नी रहेगी। राउंड 1 में अगर किसी को सीट अलॉट होती है, एडमिशन ले लो, अगर और फिर वहां पे आप ग्रेडेशन के लिए अप्लाई करके सेकंड राउंड में जा सकते हो। अगर आपको सीट अलॉट नहीं हुई है तब भी आप राउंड 2 में जाओगे। अगर आपने रिपोर्ट नहीं किया, एडमिशन नहीं लिया, तब भी आप राउंड 2 में जा सकते हो, लेकिन सीट उसके लिए रिजर्व नहीं रहती। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट क्या है कि सीट रिजर्व जो होती है वो सिर्फ उसी के लिए होती है अगर आपने रिपोर्ट किया होता है कॉलेज में। अगर नहीं किया है तो तब आपको रिजर्व सीट नहीं मिलेगी, लेकिन पार्टिसिपेट कर पाओगे राउंड 2 में। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं कि राउंड 2 जो होता है उसमें आपकी फ्रेश रजिस्ट्रेशन कब होती है और कब नहीं होती। देखो, नो फ्रेश रजिस्ट्रेशन इफ नॉट अलॉटेड इन राउंड 1। अगर आपको राउंड 1 में कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है या फिर आपने रिपोर्ट भी नहीं किया, मान लो पार्टिसिपेट किया था आपने राउंड 1 में, लेकिन आपको ना तो उसमें आपने रिपोर्ट किया या फिर आपको कॉलेज ही नहीं मिला, तो आपकी फ्रेश रजिस्ट्रेशन नहीं होगी। आपको जो फर्स्ट राउंड में जो रजिस्ट्रेशन की थी ऑटोमेटिकली वही डिटेल्स होगी वो कंसीडर कर ली जाएंगी। ठीक है, अगर हम बात करें नेक्स्ट, फ्रेश रजिस्ट्रेशन किसकी होगी? ओनली फॉर दोज कैंडिडेट्स। फ्रेश रजिस्ट्रेशन सिर्फ और सिर्फ उसी कैंडिडेट्स के लिए होगी इफ नॉट पार्टिसिपेटेड इन राउंड 1। अगर वो राउंड 1 में पार्टिसिपेट नहीं किया, उसने रजिस्ट्रेशन नहीं की, तो उसके लिए फ्रेश रजिस्ट्रेशन होगी। न्यू चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग फॉर एवरीवन। अब राउंड 2 में आपको न्यू चॉइस फिलिंग करोगे आप, पहले वाली नहीं चलेगी, दोबारा से चॉइस फिलिंग करनी पड़ेगी आपको हर एक स्टूडेंट के लिए, चाहे वो राउंड 1 में पार्टिसिपेट किया है, किसी ने सीट मिली है या ना मिली है, किसी ने अगर सीट मिली है तो अपग्रेडेशन के लिए अप्लाई किया या फिर फ्रेश रजिस्ट्रेशन की है, सबको जो है चॉइस फिलिंग नहीं करनी है और लॉकिंग करनी है। लॉकिंग तो ऑटोमेटिकली भी हो जाएगी। ठीक है, सीट अलॉटमेंट उसके बाद होता है, जब चॉइस फिलिंग होगी फिर सीट अलॉटमेंट होता है, फिर आपको रिपोर्ट करना पड़ता है कॉलेज में और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करनी पड़ती है, फिर अपग्रेडेशन टू राउंड 3 इफ नॉट सीट अलॉटेड। अब यहां पर राउंड 2 में आपको एडमिशन लेनी ही लेनी है भाई। अगर किसी को कॉलेज मिला है तो एडमिशन लेनी ही लेनी है। अगर किसी को कॉलेज नहीं मिला है तो वो राउंड 3 में पार्टिसिपेट कर सकता है। अब देखो नेक्स्ट क्या है, इन राउंड 2 इफ सीट अलॉटेड, मान लो कि आपको सीट अलॉट हो गई है, सीट अलॉट हो गई है, तो यू हैव टू रिपोर्ट इन कॉलेज एंड टेक एडमिशन। आपको कॉलेज में एडमिशन लेनी ही पड़ेगी। लेकिन ये चीज है, उसके बाद देखो यहां पर ये जो जैसे आपका राउंड 2 का हमारा खत्म होता है प्रोसीजर, तो आपकी काउंसलिंग जो होती है स्टेट की वो भी शुरू हो जाती है। ठीक है, तो यहां पर मैं आपको बता दूं राउंड 2 की एक थोड़ी सी पहले मैं चीज बता देता हूं आपको क्या है यहां पर राउंड 2 में। मान लो आपको सीट अलॉट हो गई है, तो एक बंदा है जिसको सीट अलॉट नहीं हुई है, जिसको सीट अलॉट नहीं हुई है वो पता है क्या करेगा, वो पार्टिसिपेट करेगा राउंड 3 में। राउंड 3 में पार्टिसिपेट करेगा, उसके लिए फ्रेश रजिस्ट्रेशन नहीं है भाई, उसके लिए फ्रेश रजिस्ट्रेशन नहीं है, उसने पहली रजिस्ट्रेशन जो की है वही चलेगी, ओनली फ्रेश चॉइस फिलिंग होगी उसके लिए। ठीक है, अब एक और चीज है, जिसको सीट अलॉट हो गई है उसका क्या है, एडमिशन ले लो भाई। जिसको सीट अलॉट हो गई है राउंड 2 में एडमिशन ले लो। अगर आपने एडमिशन नहीं ली, यहां पर बहुत बड़ी गलती है, अगर आपने एडमिशन नहीं ली तो आपको फ्री एग्जिट नहीं मिलेगा। मतलब यह है कि यू कैन पार्टिसिपेट इन राउंड 3 बट आपको रिफंड नहीं होगी फी। एडमिशन अगर नहीं, आपको सीट मिली है, एक तो ठीक है जी एडमिशन ले ली तो आपको रिफंडेबल फीस मिल जाएगी। अगर आपने एडमिशन नहीं ली भैया तो यहां पर आपका नुकसान हो जाएगा। वहां पर आपको क्या होगा कि आपको फी रिफंड नहीं होगी, भले आप राउंड 3 में पार्टिसिपेट कर लोगे लेकिन आपको फी जो होगी वो दोबारा से रिफंड नहीं होगी। ठीक है, ये प्रोसेस समझ आ गया। अब नेक्स्ट बात करते हैं, राउंड 3 की बात करते हैं। देखो राउंड 3 में क्या होता है, मान लो कि एक बंदा है जिसको राउंड 3 में कॉलेज मिला। देखो राउंड 3 में क्या है सीन कि आपकी फ्रेश रजिस्ट्रेशन नहीं होती अगर सीट अलॉट नहीं हुई है, तो मान लो पहले राउंड से आ रहा है, सेकंड से आ रहा है, तो फ्रेश रजिस्ट्रेशन उसकी जरूरत नहीं है। फ्रेश रजिस्ट्रेशन सिर्फ उसी के लिए होगी जो नए कैंडिडेट्स आ रहे हैं, जो फ्री एग्जिट करके आ रहे हैं, यहाँ पर जिसको रिफंडेबल फीस नहीं ना हुई, तो वो वाले बंदा जिसने एडमिशन नहीं लिया उसके लिए यहाँ पर फ्रेश रजिस्ट्रेशन दोबारा होगी। ठीक है, उसके न्यू कैंडिडेट्स के लिए वहां पर आपको दोबारा से फी पे करनी पड़ती है। ठीक है, अब राउंड 3 में क्या है, बेसिकली सीट अलॉट हुई है, जिस मान लो कि राउंड 3 में अगर किसी को सीट अलॉट हो गई है तो वो एडमिशन के लिए चला जाए, और राउंड 3 में अगर सीट अलॉट हुई है तो वो राउंड 4 में, मतलब जिसको सीट अलॉट नहीं हुई है वो राउंड 4 में जा सकता है। और अगर राउंड 3 में उसको सीट अलॉट हो गई है तो आपको एडमिशन में जाना ही पड़ेगा। और अगर एडमिशन नहीं ली तो आपको क्या करना है, मान लो कि आपने एडमिशन नहीं ली तो ना तो आपको फ्री एग्जिट मिलेगा, वो अगले राउंड के लिए भी अलाउड नहीं होगा, आप अगले राउंड में नहीं जा पाएगा। राउंड 3 में भैया अगर कॉलेज मिल रहा है तो चुपचाप आपको एडमिशन ले लेनी है। मान लो आपको ऑल इंडिया में कहीं अच्छा कॉलेज नहीं मिला तो आप अपनी स्टेट की काउंसलिंग में चले जाओ 85% कोटा के थ्रू, वहां पर अच्छा कॉलेज मिल जाएगा। लेकिन एडमिशन नहीं लोगे और अगर ऐसे छोड़ दोगे, ना स्टेट की तरफ ध्यान दिया ना इधर ध्यान दिया, तो ना फिर आपकी फ्री एग्जिट होगा, आपको नेक्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट ही नहीं करने दिया जाएगा। इसीलिए कॉलेज अगर अच्छा मिल गया तो एडमिशन ले लो, अपनी स्टेट में अगर मिल रहा है अच्छा कॉलेज तो 85% से वहां पे जाके कॉलेज ले लो। अगर सीट अलॉट नहीं हुई है भैया, अगर सीट हमें अलॉट नहीं हुई है तो राउंड 4 में हमें पार्टिसिपेट करना है। अब राउंड 4 की बात करते हैं। राउंड 4 जो होता है वो स्ट्रे वैकेंसी राउंड होता है। क्या होता है? स्ट्रे वैकेंसी राउंड। इसमें क्या है कि हमें न्यू रजिस्ट्रेशन करनी पड़ती है, सभी के सभी कैंडिडेट, जितने भी कैंडिडेट्स होते हैं सबको न्यू रजिस्ट्रेशन करनी पड़ती है। ठीक है, अब आगे देखने से पहले मैं आपको छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे देता हूं। हमारा काउंसलिंग प्लान अगर किसी को लेना है तो वो ले सकता है। इसमें आपको पूरी प्रेफरेंस लिस्ट का बताया जाएगा और पूरी जो है काउंसलिंग की जर्नी में आप हेल्प की जाएगी, सभी राउंड की इन्फॉर्मेशन दी जाएगी जैसे वहां पर बताई जा रही है। इससे भी बहुत सारी कुछ मिस्टेक्स होती हैं जो स्टूडेंट्स करते हैं, वो नहीं करनी है, तो उसके लिए आप ये प्लान जरूर लें। 899 में आपको ये प्राइस जो रखी है हमने गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए, तो आप यहाँ पर इसको जरूर लें। व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट ये दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर आपको प्रेफरेंस लिस्ट बनाने में हेल्प की जाएगी और पूरी चॉइस फिलिंग करके दी जाएगी। आपको प्रेफरेंस लिस्ट खुद बना के देते हैं हम, तो वो आप ले सकते हो। ठीक है, तो मैं यहां पर बात कर रहा था कि आपका जो राउंड 4 है उसमें क्या सीन चलता है। न्यू रजिस्ट्रेशन होती है सभी कैंडिडेट्स के लिए। अलॉटेड कैंडिडेट्स कैन नॉट पार्टिसिपेट।
ठीक है। अगर किसी स्टूडेंट को राउंड 3 में कॉलेज अलॉट हो गया था पहले ही, तो वो यहाँ पर स्टे वैकेंसी में आके पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा। फ्रेश चॉइस फिलिंग करनी पड़ती है और लॉकिंग यहाँ पर होती है। न्यू रजिस्ट्रेशन होती है एक, फ्रेश चॉइस फिलिंग और लॉकिंग होती है। यू कांट लीव यू कांट लीव अलॉटेड सीट इन स्टे वैकेंसी। सबसे मेन चीज है भाई, आपका एक साल भी बर्बाद हो सकता है अगर आपने ये गलती कर दी। मान लो कि आपको एक सीट मिली है और आपने जो है क्या किया कि आपने उसको लीव कर दिया, सीट को आपने एडमिशन नहीं ली। तो इफ डूइंग सेम, अगर ये चीज कर रहे हो, यू कैन नॉट पार्टिसिपेट इन काउंसलिंग फॉर 1 ईयर। एक साल तक आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो मैं आपको राउंड 4 का बता दूं फिर से। न्यू रजिस्ट्रेशन होती है सभी कैंडिडेट्स के लिए। अलॉटेड कैंडिडेट्स जो होते हैं वो दोबारा भी यहाँ पर इसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, उनको एडमिशन ले लेनी है पहले ही राउंड्स में जो मिली थी सीट। फ्रेश चॉइस फिलिंग और लॉकिंग होती है और इसमें आप जो है सीट नहीं छोड़ सकते अगर आपको मिलती है। अगर आप छोड़ देते हो सीट इस स्टे वैकेंसी में, अगर मिल रही है आपको सीट, तो आपको जो है अगले एक साल तक काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने नहीं दिया जाएगा। तो होपफुली आपको समझ आ गया होगा कि राउंड 4 में हमारा क्या होता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको चाहिए होंगे। सबसे पहले तो आपको अलॉटमेंट लेटर इशूड बाय एमसीसी, उसके जो मतलब आपको फाइनल राउंड तक मिला था, ठीक है। एडमिट कार्ड चाहिए आपको जो एनटीए ने इशू किया है, नीट 2024 का रिजल्ट जो एनटीए की वेबसाइट से डाउनलोड किया होगा। डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए होगा, क्लास 10th का सर्टिफिकेट, क्लास 10+2 के सर्टिफिकेट्स, 12th की मार्कशीट, 8 पासपोर्ट साइज फोटो आपको अपने साथ रखने, वही जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म पे लगाए थे। और आइडेंटिटी प्रूफ के लिए आप आधार कार्ड, पैन कार्ड या लाइसेंस वगैरह यूज कर सकते हो। स्टेट की काउंसलिंग के लिए आपको एक्स्ट्रा आ जाते हैं डोमिसाइल सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट और इनकम सर्टिफिकेट, ठीक है। और भी होते हैं कुछ, तो वो स्टेट की काउंसलिंग की हर एक हमने स्टेट की काउंसलिंग की वीडियो बनाई हुई है, तो उसमें आप देख सकते हो। और हमारा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर सकते हो, वहां पे फॉलो करके वहां पर सभी इंफॉर्मेशन आपको मिलती है स्टेट की काउंसलिंग की और ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग के डॉक्यूमेंट्स की, ठीक है। तो होपफुली आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छे से क्लियर हुई होगी, क्योंकि मैंने हर एक चीज यहां पर आपको बताई है, चाहे वो राउंड 1 हो, रजिस्ट्रेशन हो, राउंड 2, राउंड 3, सब कब सिक्योरिटी फी रिफंड होती है, कब नहीं होती है, ये सारी चीजें हमने बताई है। फिर भी किसी को समझ नहीं आ रहा है तो हमारे व्हाट्सएप चैनल को जरूर ज्वाइन करें, यहां पर उसे फॉलो कर लीजिए, ठीक है। क्योंकि यहां पर अपडेट्स आपको डेली मिलती है, हर एक स्टेट की, जितनी भी स्टेट में आप रहते हो सभी स्टेट के लिए वहां पर हम अपडेट्स लाते हैं, सभी चीजें क्लियर करते हैं, ठीक है। उस और हमारा जो काउंसलिंग प्लान है, पर्सनल काउंसलिंग प्लान है, वो भी ज्वाइन कर सकते हो। यहां पर पूरी अपडेट्स आपको मिलती हैं। इसमें आपको पर्सनली गाइड किया जाएगा, इंडिविजुअली आपको पर्सनली फोन कॉल पे गाइड किया जाएगा और व्हाट्सएप पे सभी चीजें बताई जाएंगी। जितनी भी चीजें आपको चाहिए होती हैं काउंसलिंग के टाइम पे, जितने भी आपको स्टेप्स फॉलो होते हैं, वो सारी चीजें आपको स्टेप बाय स्टेप बताई जाएंगी और प्रेफरेंस लिस्ट बनाने में आपकी हेल्प की जाएगी, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया कि इस वीडियो में पूरी काउंसलिंग की जर्नी क्या रहती है, पूरे राउंड में क्या होता है, हर एक राउंड में क्या स्टेप्स फॉलो होते हैं, सब बता दिया है। तो होपफुली वीडियो को समझ आई होगी। लाइक जरूर करें, वीडियो को बहुत मेहनत करके बनाई है भैया ये वीडियो, ठीक है। और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, इसी तरह की वीडियोस के लिए आपको चैनल जरूर सब्सक्राइब करना है, ठीक है। और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो, जो अच्छे स्टूडेंट्स हैं, जिन्हें नीट की तैयारी कर रहे हैं या कर चुके हैं और जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं काउंसलिंग में, उन्हें भेज दीजिए ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए। ये वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेशनल वीडियो थी, क्योंकि हर एक चीजें यहां कवर की गई है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।